नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर गहराई से नज़र डालेंगे जो एक बहुत ही दुखद आतंकी घटना और उसके बाद हुई एक महत्वपूर्ण जवाबी कार्रवाई का ब्यौरा देते हैं। जी। ये बात है 22 अप्रैल 2025 की। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास वो जो खूबसूरत बैसरन घाटी है, वहाँ एक बिल्कुल आम सा दिन अचानक खौफनाक दहशत में बदल गया। बिल्कुल, बहुत ही भयानक दिन था वो। एक वैश्याना एक क्रूर आतंकी हमला हुआ और उसमें 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई। 26 लोग? हाँ, और इनमें से ज्यादातर तो सैलानी थे, पर्यटक थे जो बस वादी की खूबसूरती देखने आए थे। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने काफी तेजी से ये पता लगा लिया, रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि इसके पीछे ना वो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक ग्रुप है। TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जी हाँ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, उसी का हाथ होने की शिनाख्त हुई। अच्छा, और ये जो मास्टरमाइंड बताया गया, सुलेमान शाह, ये नाम तो शायद पहले भी सुना है, सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में रहा होगा। हाँ, सुलेमान शाह, उसे हाशिम मूसा और फैजल जट के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम भी सामने आए। फैजल जट? जी। और दिलचस्प जानकारी ये भी है, स्रोतों में ऐसा आता है कि वो पाकिस्तानी सेना का एक पूर्व कमांडो था। पूर्व कमांडो? ट्रेनिंग और हथियार लेकर सीमा पार आया था? हाँ, नफरत और हथियार लेकर, बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों से जरा और समझते हैं कि ये पूरी घटना कैसे हुई और फिर इसके नतीजे क्या रहे। तो इस भयानक हमले के बाद जाहिर है माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। यकीनन एक बड़ा धक्का था, लेकिन जैसा कि कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं, पर्दे के पीछे तेजी से और बहुत खामोशी से तैयारी शुरू हो गई थी। भारतीय सेना, CRPS और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन सब ने मिलकर एक बहुत सधी हुई कोऑर्डिनेटेड जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग शुरू की। इसमें तो जबरदस्त समन्वय की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल, ये एक हाई स्टेक मिशन था। और इस खुफिया ऑपरेशन को फिर एक नाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव। जी, ऑपरेशन महादेव। और कई हफ्तों तक बिल्कुल खामोशी से इंटेलिजेंस जुटाई गई, है ना, संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखी गई। हाँ, और शायद पिछले कुछ चूकों से सबक लेते हुए इस बार ये जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होता है, अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, उस पर बहुत जोर दिया गया था, ऐसा सुनने में आया। सही बात है। और फिर वो रात आई, 28 जुलाई 2025 की रात। 28 जुलाई? हाँ, अंधेरे का फायदा उठाते हुए जो स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज हैं, उन्होंने अनंतनाग जिले के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध ठिकाने पर एक सेफ हाउस पर धावा बोला। और वहाँ फिर जबरदस्त गोलीबारी हुई होगी? जी बिल्कुल, भीषण गोलीबारी हुई जो कुछ देर तक चली। और जब गोलियों की आवाज थमी तो क्या नतीजा सामने आया? नतीजा साफ था, 3 आतंकवादी मारे गए थे। 3? हाँ, और इनमें सबसे बड़ा निशाना वो मास्टरमाइंड सुलेमान शाह भी शामिल था। अच्छा, तो सुलेमान शाह मारा गया? जी, और उसके साथ जो 2 और मारे गए, उनकी पहचान हमजा अफगानी और ज़ीब्रान के तौर पर हुई। ये दोनों भी TRF और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बताए गए। तो ऑपरेशन कामयाब रहा? बिल्कुल। अगले ही दिन 29 जुलाई को भारत की जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने संसद में बाकायदा इस कामयाबी का ऐलान किया। संसद में? अच्छा। हाँ। और उन्होंने ये भी बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान कैसे पुख्ता हुई, जैसे हथियारों की फोरेंसिक जांच हुई, जो पकड़े गए मददगार थे उनके बयान लिए गए। और वो पाकिस्तानी ID और चॉकलेट वाली बात भी थी? हाँ, वो भी, उनके पास से पाकिस्तानी वोटर ID मिले, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट जैसी चीजें मिली। तो ये छोटी छोटी चीजें भी सबूत के तौर पर पेश की गई। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इसका मकसद पाकिस्तान के सीधे हाथ होने के पुख्ता सबूत दुनिया के सामने रखना भी था। एक तरह से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ये कड़ा और साफ संदेश था। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो इसे आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश कहा था। मिशन की तारीफ की थी उन्होंने। जी। और जाहिर है वो जो 26 बेकसूर लोग मारे गए थे, उनके परिवारों को शायद कुछ सुकून मिला हो ये जानकर के न्याय हुआ है। यकीनन कुछ हद तक जरूर मिला होगा, लेकिन दर्द तो फिर भी बाकी रहता है। जैसे एक रिपोर्ट में हमले में मारे गए एक शख्स की रिश्तेदार है रेणु देवी, उनका एक बयान है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम सेना को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम जवाबदेही भी चाहते हैं। फिर कभी पहलगाम जैसा नहीं होना चाहिए। बहुत मार्मिक बात है। ये आवाज उस तकलीफ और उन सवालों को सामने लाती है जो हमेशा रह जाते हैं। बिल्कुल, दर्द अभी बाकी है। और ये अकेला सवाल नहीं था। कुछ नेताओं ने, जैसे प्रियंका गांधी का भी जिक्र आता है स्रोतों में, उन्होंने चिंता जताई कि भैया हमला हुआ ही क्यों? क्या इंटेलिजेंस में कोई कमी रह गई थी?
या सुरक्षा में कोई चूक हुई? हाँ, ये सवाल भी उठे। तो जहां एक तरफ ऑपरेशन महादेव एक बड़ी सफलता मानी गई, वहीं इसने व्यवस्था पर कुछ गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए कि कैसे टाला जा सकता था। सही बात है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखें तो ये जो पूरी घटना है और ऑपरेशन महादेव की कहानी, ये सिर्फ इंतकाम या फौजी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये न्याय दिलाने की, राष्ट्रीय संकल्प दिखाने की और आतंकवाद को एक बहुत सख्त जवाब देने की कहानी है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सुलेमान शाह का मारा जाना टीआरएफ के लिए सिर्फ एक कमांडर का नुकसान नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि घाटी में जो उनका नया रिक्रूटमेंट नेटवर्क बन रहा था, उसके लिए भी इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा था। बिल्कुल। इन जानकारियों से ये तो साफ है कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि वो अपनी जमीन पर इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। जी। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं तक। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों को खंगालने के बाद जहन में आता है कि भविष्य में पहलगाम जैसी त्रासदियों को, ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए क्या सिर्फ कामयाब जवाबी कार्रवाइयां ही काफ़ी हैं, या फिर सीमा पर निगरानी और हमारा जो इंटेलिजेंस का जाल है उसे और भी ज़्यादा मजबूत और अभेद्य बनाने की लगातार ज़रूरत बनी रहेगी। एक विचारणीय प्रश्न है।